हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स 55 पे स्किल्स में आपका फिर वेलकम है। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 एमसीक्यू सीरीज की अपलोड की जा चुकी है। आप उसको पढ़ सकते हैं उस चैनल पर जाकर। हाँ, जाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक और शेयर जरूर कर दें। यहाँ क्वेश्चन पर ध्यान देना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। इसके पहले 18 क्वेश्चंस किए जा चुके हैं। 1 कूलम इज दैट चार्ज which is when placed at 1 meter distance from the identical charge exerts a force of, means there is a charge of 1 coulomb that is Q1। ये अपने जैसे ही एक दूसरे चार्ज Q2 जो कि 1 कूलम ही है उससे R बराबर 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखी गई। तो 1 कूलम का डेफिनेशन फोर्स के वैल्यू के रूप में बताना है कि ये दोनों चार्ज 1 कूलम, ये दोनों चार्जेस Q1 और Q2 1 कूलम कब होंगे 1 मीटर डिस्टेंस पर। तो उसके लिए रेस्पेक्टिव फोर्स की वैल्यू निकालनी है। तो ये Q1 Q2 दो चार्जेस हैं 1 कूलम के 1 मीटर के डिस्टेंस पर है। जब तक चार्ज के नेचर के बारे में ना दिया गया हो पॉजिटिव लेना है। वैसे भी दो सिमिलर चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस काम करते हैं। दोनों चार्जेस प्लस हो या दोनों निगेटिव हो, रिपल्सिव फोर्स ही लगना है। रिपल्सिव फोर्स ही लगना है और इस दोनों में से एक कोई निगेटिव हो तब जाके वो एट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब न्यूटन्स हमें मालूम है कि कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स के नियम के अनुसार दोनों चार्जेस एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, अपोजिट फोर्स लगाएंगे, सेम डायरेक्शन पर लगाएंगे, टू डिफरेंट चार्जेस पर लगाएंगे। इसलिए ये F21 Q2 पर Q1 का फोर्स रिपल्सिव और ये F12 Q1 पर Q2 का फोर्स रिपल्सिव। और ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका नेट फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन इनका इफेक्ट जीरो नहीं होना है क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। अब हमें डिफाइन करना है। तो हमको मालूम है कि बाई कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ये F12 और F21 दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है। दैट इज F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। हमें यहां पर Q1 और Q2 की वैल्यू 1 कूलम रखनी है और R की वैल्यू 1 मीटर रखनी है। तो F की वैल्यू हो जाती है यहां पर, और हमको मालूम है कि 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू 9.0 इंटू 10 का पावर 9। यूनिट को भी अलग से लिखते चलेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई पर कूलम स्क्वायर होती है। और Q1 और Q2 दोनों 1 कूलम और 1 कूलम है तो दोनों के लिए कूलम स्क्वायर आ जाएगा। और नीचे R स्क्वायर है तो इसलिए 1 स्क्वायर करेंगे और यूनिट का स्क्वायर यहां आ जाएगा। ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरल वैल्यू और यूनिट के बीच में सेमीकोलन डाल दें ताकि अगर आसपास दोनों लिखा जाए तो दोनों में डिफरेंशिएट हो जाए। अब यहां देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी आती है 9.0 10 पावर 9। कूलम स्क्वायर से कूलम स्क्वायर कटेगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटेगा तो न्यूटन बचेगा। अर्थात यहां से हम लोग क्या डिफाइन कर सकते हैं कि 1 कूलम ऑफ चार्ज इज दैट चार्ज which is when placed from identical charge of 1 coulomb at a distance of 1 meter, both will exert repulsive force on each other equal to 9 into 10 power 9 Newton. So आंसर हमारा जाता है C। यहां से आंसर हमारा C जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, when the distance between two charges is halved, the force acting between them becomes, means पहले दो चार्जेस हैं, कोई वैल्यू नहीं दिया गया है, इनके बीच का डिस्टेंस R है और इनके बीच में फोर्स मान लिया जाए कि दोनों की वैल्यू F1 है। दोनों एक दूसरे पर लगाते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। F1 और F2, एक 2 पर चार्ज है 1 का और ये 1 पर चार्ज है 2 का। दोनों की वैल्यू बराबर है और यहाँ पर 1 और 2 इक्वल टू F21, ये दोनों की वैल्यू बराबर है। और ये 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कूलम्स थ्योरी के अनुसार Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होगा। ये फर्स्ट केस में है ना, स्टेप फर्स्ट में हो गया। सेकंड केस में कह रहा है कि उनके बीच की दूरी को हाफ कर दिया जाए, अर्थात Q1 और Q2 है, इनके बीच में एक नया डिस्टेंस R1 ये R बाई 2 है, तब यहां पर इनके फोर्सेस की वैल्यू है। अब यहां पर जो F21 है
ये चेंज होकर हो जाता है F21 प्राइम, और ये यहाँ जो F12 है ये चेंज होकर हो जाता है F12 प्राइम। यहाँ पर भी ये दोनों वैल्यू दोनों फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू F12 प्राइम और F2 प्राइम दोनों बराबर होगी। इसको हम F प्राइम कह दें। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर फार्मूला होगा, क्योंकि डिस्टेंस बदला हुआ है। तो यहां से F प्राइम कितना हो जाता है, वैल्यू तो दिया नहीं है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q1 Q2 बाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर मीन्स R/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाता है यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 4 होगा। नीचे 4 को ऊपर लेके चले जाते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, अर्थात ये F प्राइम जो है नया फोर्स जो है, ये 4 तो लिखेंगे ही यहाँ पर, लेकिन ये टोटल फोर्स पुराना वाला फोर्स है दोनों के बीच में, अर्थात F इज क्वाड्रपल्ड, अर्थात आंसर हमारा क्या जाना है यहाँ पर डी नंबर। यहां से ए से लेकर सी तक आंसर नहीं होना है, डी आंसर होना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। When two conducting spheres are charged separately and then they are connected by connecting wire, then energy of both spheres will be conserved. Option A, B, charge of both will be conserved, C, charge and energy are conserved, और D, none of above। अर्थात इस क्वेश्चन में हमें उनके चार्ज कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों के बारे में बात करनी है, तब रिजल्ट पर पहुंचना है। हमें मालूम है ये इनिशियली ये दोनों पर चार्जेस Q1 और Q2 हैं, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो माने कि इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 हो, इस स्फीयर का कैपेसिटेंस C1 और इसका कैपेसिटेंस C2 हो। अब अगर कंसीडर कर लेते हैं दोनों में से कोई एक पोटेंशियल, किसी एक स्फीयर का पोटेंशियल अधिक होना चाहिए, तभी चार्ज का ट्रांसफर होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जब दोनों को कनेक्ट करेंगे, कनेक्टिंग वायर से कह रहा है, तो कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट करने के लिए Q1 Q2 इनको कनेक्टिंग वायर से जोड़ दे तो चार्ज का ट्रांसफर होना है। अब चूंकि V1 ग्रेटर देन V2 है, तो चार्ज का ट्रांसफर है ना A से B की तरफ होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। तब तक होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल बराबर न हो जाए। तो Q1 Q2 यहां लिख दें, C1 C2 लिख दें, लेकिन अंतर है चार्ज शेयरिंग के कारण। फर्स्ट स्फीयर A का चार्ज Q1 से चेंज करके Q1 प्राइम हो जाएगा, सेकेंड स्फीयर B का चार्ज Q2 से चेंज होकर Q2 प्राइम हो जाएगा, और पोटेंशियल दोनों के बराबर हो जाएंगे। तो जरा हम चार्ज कंजर्वेशन देख लें, तो टोटल इनिशियल चार्ज शेयरिंग के पहले Q1 प्लस Q2 है, उसके बाद शेयरिंग के बाद ये Q1 चेंज करता है Q1 प्राइम में, और Q2 चेंज करता है Q2 प्राइम में, है ना। शेयरिंग के बाद मतलब आफ्टर कनेक्शन, और दोनों की पोटेंशियल बराबर होती, लेकिन शेयरिंग के बाद दोनों के कॉमन पोटेंशियल पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी और दोनों की वैल्यू टोटल इनिशियल चार्ज का हाफ होगा, अर्थात अरिथमेटिक मीन होगा। यहां हुआ क्या है, ये जो स्फीयर A है इसकी पोटेंशियल V1 है, ये स्फीयर B है इसकी पोटेंशियल V2 है, और ये कॉमन पोटेंशियल है। तो हाई पोटेंशियल का ये V1 जो है V2 से ज्यादा है, तो हाई पोटेंशियल का पोटेंशियल डिप करेगा, घटेगा, और लोअर पोटेंशियल का पोटेंशियल बढ़ेगा, और दोनों कॉमन पोटेंशियल पर आ जाएंगे। तो यहां से टोटल फाइनल चार्ज देखा जाए तो टोटल फाइनल चार्ज क्या हो गया, Q1 प्राइम जो Q2 प्राइम, यहां से Q1 प्लस Q2 2/2 दो बार आएगा, इसको काटेंगे तो कितना आएगा Q1 प्लस Q2, अर्थात Q फाइनल इक्वल टू Q इनिशियल। यहां से चार्ज तो कंजर्व दिखाई पड़ रहा है। अब ऐसे भी एक जानकर रखना है कि किसी भी चार्ज शेयरिंग के केस में जब दो बॉडीज डिफरेंट पोटेंशियल पर हों, तो चार्ज का ट्रांसफर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। भले ही उनका चार्ज कंटेंट कुछ भी हो उनके कैपेसिटेंस के हिसाब से, लेकिन चार्ज का ट्रांसफर होगा पोटेंशियल पे डिफरेंस होने पर। कॉमन पोटेंशियल पर चार्ज का, जो कॉमन पोटेंशियल इक्वल पोटेंशियल को बोलते हैं, चार्ज का ट्रांसफर नहीं होना है, चाहे भले ही किसी में अधिक चार्ज हो और किसी में दूसरा कम चार्ज हो। अब यहां से देखा जाए ये कॉमन पोटेंशियल पर है,
अब टोटल इनिशियल एनर्जी देखी जाए तो इनिशियल एनर्जी पहले की होगी और दूसरे की होगी, और एनर्जी को CB स्क्वायर बाय 2 लिखते हैं। ये CB स्क्वायर बाय 2 लिखेंगे, इसका कैपिटल C1, ये V1, ये V2, C2 V2, C2 V2 स्क्वायर होगा। लेकिन फाइनल पोटेंशियल इनका हो जाएगा CV स्क्वायर बाय 2 जोड़ C1 V स्क्वायर बाय 2 और C2 V स्क्वायर बाय 2। तो देखने पर कैलकुलेशन पर इनिशियल एनर्जी से फाइनल एनर्जी कम आती है, इससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए UE इज नॉट कंजर्व्ड। तो यहां से हमारा आंसर दिखाई पड़ता है B, इसमें केवल चार्ज कंजर्व हो रहा है और बाकी की चार्ज की कंजर्वेशन नहीं है। अब आते हैं आंसर 22 नंबर पर। When the charge is given to the non-conducting sphere, then charge is distributed. जब कोई कंडक्टर हो तो कंडक्टर में जो भी आप चार्ज करते हैं, जैसे ही इस पर चार्ज देंगे या यूनिफॉर्मली इसके आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है ना, ऑन सरफेस ओनली, नो क्यू पेनेट्रेशन इनसाइड स्फीयर, अर्थात कंडक्टर के मामले में चार्ज को सरफेस पर होना, भीतर नहीं जाना है। और जब नॉन कंडक्टर के बारे में बात करेंगे, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के बारे में, तो नॉन कंडक्टिंग मटेरियल की चार्जिंग लोकलाइज चार्जिंग होती है। लोकलाइज चार्जिंग का मतलब होता है जहां पर दोगे वहीं रह जाएगा, अर्थात जब किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को आप चार्ज देंगे, जहां देंगे वहीं रह जाएगा, कंडक्टर की तरह यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसलिए आपको पूरे सरफेस पर बारी बारी से चार्जिंग करनी होगी, या एक ऐसा डिवाइस इसमें देना पड़ेगा, डिवाइस से चार्जिंग करनी पड़ेगी कि सारे सरफेस की चार्जिंग एक साथ हो जाए। सारे सरफेस के चार्ज होने के बाद अगर फिर दोबारा उसकी चार्जिंग की जाएगी तो चार्ज का पेनिट्रेशन भीतर तक जाएगा और इसके इंटीरियर को भी चार्ज कर सकते हैं। सो एंटायर वॉल्यूम ऑफ नॉन कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड। यहां से हमारा आंसर क्या होता है, when the charge is given to the non-conducting sphere, then charge is distributed on the surface and inside it. A और B और D आंसर नहीं होना है, तो आंसर हमारा जाना है C। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। सबसे पहले क्वांटम ऑफ चार्ज क्या होता है, तो क्वांटम ऑफ चार्ज होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। मिनिमम चार्ज वैल्यू इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कहें या प्रोटॉन चार्ज कहें। यह 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है। प्लस फॉर प्रोटॉन होता है और माइनस फॉर इलेक्ट्रॉन होता है। हमें यहां से मैग्नीट्यूड से मतलब है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या होता है, 1 कूलम SI यूनिट है, ये SI यूनिट है। और CGS या ESU यूनिट में होता है, और उसके बाद EMU यूनिट होता है। और दोनों का रिलेशन है, 1 कूलम SI में ये बराबर होगा 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU ऑफ चार्ज। यह चीज ध्यान देना है, ESU यूनिट को, ESU ऑफ चार्ज का दूसरा नाम एस्टेट कूलम भी होता है और तीसरा नाम फ्रैंकलिन भी होता है। और यह स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, स्मॉलेस्ट। तो यहां पर 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम को ESU में लिखना हो तो 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 इंटू 3 इंटू 10 का पावर 9 ESU ऑफ चार्ज कहेंगे। कितनी वैल्यू आ जाएगी 4.8
और यहाँ 10 पावर -19 है, +9 है, तो कितना आ जाएगा -10 ESU ऑफ चार्ज हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या बनता है ए। ये BCD आंसर नहीं होंगे, आंसर हमारा बनता है ए, आंसर ए बनता है। अब लोग आते हैं 24th क्वेश्चन पर। फोर्स बिटवीन टू मूविंग चार्जेस विल बी। अब हमें जानना है कि चार्ज रेस्ट पर हो यह केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, और चार्ज अगर मोशन में हो तो ये E एंड B फील्ड्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर टू चार्ज Q पाथ जनरेट होता है। अर्थात कोई चार्ज हो यहां पर, ये Q ये V स्पीड से चलता हो तो इसके परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिकल फील्ड तो जनरेट होगा ही, और पाथ और इलेक्ट्रिकल फील्ड के भी परपेंडिकुलर B फील्ड क्रिएट होगा, और चार्ज का डायरेक्शन E क्रॉस B के डायरेक्शन में होता है। ये हम लोग पहले के वीडियो में जान चुके हैं। अर्थात when two moving charges interacts, अर्थात Q1 मोशन में हो और Q2 भी मोशन में हो, तो इनके बीच में EM फील्ड इंटरेक्शन होगा। EM फील्ड इंटरेक्शन होने के कारण फोर्स वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमारा आंसर क्या बनता है, सी नंबर। आंसर बनता है सी नंबर 24 नंबर का, अर्थात आंसर सी हो गया। ए भी आंसर नहीं होगा और डी आंसर नहीं होगा। अब हम आते हैं 25th क्वेश्चन पर। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज। तो एप्सिलॉन नॉट तो हम लोग जानते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस वैक्यूम को कहते हैं, जहां कोई मीडियम नहीं हो। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 8.854 10 का पावर -12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन फार्मूला देखें, दो चार्जेस के बीच कूलम्स लॉ के अनुसार फोर्स लगता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां से एप्सिलॉन नॉट का निकालना है तो एप्सिलॉन नॉट यहां बाएं ले जाएंगे, और ये Q1 Q2 तो रहेगा ही, बटा R स्क्वायर रहेगा, और यहां से F नीचे चलाएगा। तो डायमेंशन फार्मूला निकालना है। यहां से क्या हो गया 1/4 पाई, एक नंबर है, तो यहां क्या हो गया 1/4 पाई। किसी भी नंबर का डायमेंशन नहीं होता तो पावर 0 होगी, इसकी वैल्यू 1 होनी है। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला mLT पावर -2 होता है। चार्ज का फार्मूला IT फार्मूला से लिखना चाहिए AT, लेकिन SI यूनिट के नियम के अनुसार जो बेसिक क्वांटिटी सीरीज में पहले आता है उसका सिंबल पहले होगा, इसलिए T पहले और A बाद में होना चाहिए। R डिस्टेंस है तो इसके लिए L होगा, और यहाँ पर R का स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला 1/4 पाई पावर 0। चार्ज Q1 Q2 के लिए, एक चार्ज के लिए TA, दूसरे चार्ज के लिए फिर TA लिखेंगे, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे F के लिए mLT पावर -2 लिखेंगे, और R स्क्वायर के लिए L स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ क्या आता है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फार्मूला, ऊपर में T स्क्वायर A स्क्वायर तो रहेगा, और नीचे mLQ T पावर -2 रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, M ऊपर जाएगा तो -1, LQ ऊपर जाएगा तो -2, और ये T पावर -2 ऊपर जाता है तो +2 होगा, और पहले से 2 पर आया तो पावर 4, और एम्पियर का स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, आंसर हमारा क्या बनता है, यहाँ पर ऑप्शन बनता है A, B, C, D आंसर नहीं होने हैं, इसलिए आंसर बनता है A। ध्यान देना है, केवल मास, लेंथ और टाइम के सिंबल डायमेंशनल फार्मूला में इस्तेमाल किए जाते हैं, और अन्य जो बेसिक क्वांटिटीज है उनके यूनिट के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। कहीं कहीं एम्पियर स्क्वायर के लिए कभी कभी क्वेश्चन में आई देता है तो उसको मारा जा सकता है ऑप्शन के रूप में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। यहां क्या कह रहा है, +10 कूलम एंड -20 कूलम ऑफ चार्जेस आर गिवन ऑन 2 स्मॉल स्फीयर्स ऑफ द सेम रेडियस। दो स्मॉल स्फीयर हैं जिनकी रेडियाई सेम है,
और उनको +10 कूलम और -20 कूलम चार्ज दिया गया है। यहाँ रेडियाई से कुछ लेना देना नहीं है, ये केवल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डाटा दिया गया है। देन दे एक्सर्ट फोर्स F1। जब दो स्फीयर्स के पर +10 कूलम और -20 कूलम चार्ज हो तो वो दोनों किसी डिस्टेंस पर रखे हैं तो F1 फोर्स एक्सर्ट करते हैं दोनों पर अपोजिट डायरेक्शन में। इसके आगे कहता है when they are at r distance, if they are placed in contact with each other and then they are separated to the same distance, they exert force F2। मतलब अब दोनों जो r डिस्टेंस पर रखे हैं उनको कांटेक्ट में करके फिर उसी डिस्टेंस पर रख दिया जाए तो अब चार्ज शेयरिंग के कारण चार्ज की वैल्यू बदलेगी तो उसी डिस्टेंस पर उनका फोर्स F2 हो जाता है। तो हमें F1 और F2 का रेशियो निकालना है। यहाँ स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट में स्फीयर A है और स्फीयर B है। इस पर चार्ज हम +10 कूलम लेते हैं और इस पर चार्ज +2 -20 कूलम लेते हैं। डिस्टेंस r रखा है। यहाँ फर्स्ट केस में फोर्स F1 कहा जा रहा है इसमें क्वेश्चन में। ये वैल्यू हो गई 1/4ε0 Q1 Q2/r²। यहाँ क्या हो जाएगा, Q1 Q2 का वैल्यू 10 कूलम और ये -20 कूलम देंगे तो कूलम स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 4πε0 और r² की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो निकालना है, जिनको कट जाना है। तो F1 हो गया। नाउ यहाँ पर कांटेक्ट किया जा रहा है, कांटेक्ट करने के कारण A और B का चार्जेस बदलेंगे। Q1 चेंज करके Q1 प्राइम हो जाएगा और Q2 चेंज करके Q2 प्राइम हो जाएगा। और अब पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब दो चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में डालते हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाता है। तब तक जाता है जब तक कि दोनों की पोटेंशियल बराबर न हो जाए। दोनों की चार्ज वैल्यू बदलती है, उनकी इनिशियल वैल्यू चाहे कुछ भी हो और जो नया चार्ज वैल्यू आता है वह दोनों बराबर हो जाता है। ये कितना होता है टोटल इनिशियल वैल्यू का अर्थमेटिक मीन, अर्थात Q1 + Q2/2। यहाँ 10 कूलम और -20 कूलम करेंगे और बटा 2 करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा -10 कूलम/2, अर्थात दोनों चार्जेस, अब दोनों स्फीयर पर नया चार्ज Q1 प्राइम और Q2 प्राइम -5 कूलम होता है। अब इस परिस्थिति में फोर्स का मान वैल्यू F2 दिया गया है तो 1/4πε0 और Q1 प्राइम होगा क्योंकि चार्ज बदल चुका है, डिस्टेंस वही है। अब Q1 प्राइम और Q2 प्राइम की वैल्यू रखें तो -5 और इंटू -5 कूलम स्क्वायर कर दें और फिर 4πε0 r² को रखने की जरूरत नहीं है वैल्यू। तो यहां से F2 की वैल्यू कितनी आती है -5 इंटू -5 25 कूलम स्क्वायर बटा 4πε0 r²। तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो नीचे का 4πε0 r² कटेगा और हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पर वैल्यू आ गई है हमारी -200 कूलम स्क्वायर बटा 4πε0 r²। तो ऊपर में बचेगा 200 कूलम स्क्वायर और नीचे बचेगा 25 कूलम स्क्वायर तो -8/1 अर्थात F1 = F2 = -8:1। तो आंसर हमारा बनता है ऑप्शन के अनुसार A। तो हम लोग आते हैं आंसर मारते हैं A पर। हम लोग आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है परीक्षा में। अब ध्यान देते हैं 27वें क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कह रहा है by placing a charge a small q at the midpoint on the line between two equal and similar charges plus q, the system becomes in equilibrium, then the value of q is। मतलब दो बड़े चार्जेस जो आइडेंटिकल है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं, नहीं सिंबल दिया है तो A और B पर, उनके बीचों बीच एक चार्ज q रखा है। यह डिस्टेंस r/2 है, r/2 अगर इनके बीच का टोटल डिस्टेंस r है तो अब हमें दिखाना है कि इस q की वैल्यू, स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो कि दोनों किनारे के दोनों +q चार्जेस और सेंटर का भी +q चार्ज, स्मॉल q चार्ज बैलेंस में हो। अब दोनों किनारे के चार्ज पॉजिटिव हो तो ये स्मॉल q पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इक्वल अपोजिट फोर्सेस लगेंगे, बैलेंस होगा। लेकिन ये किनारे के चार्जेस बैलेंस नहीं होंगे। जैसे इस B पर के +q पर फोर्स इस A पर के +q के कारण रिपल्सिव लगेगा, उसी प्रकार A पर के +q पर फोर्स A पर के +q कैपिटल Q के कारण फोर्स रिपल्सिव लगेगा। लेकिन
अगर बीच का चार्ज प्लस क्यू हुआ तो ये भी रिपल्सिव फोर्स ही डालेगा, और ये इस पर भी, इस क्यू पर भी रिपल्सिव फोर्स डालेगा, इस पर भी डालेगा, और ये दोनों चार्ज जो है प्लस क्यू कैपिटल क्यू दोनों फ्लाई अप हो जाएंगे। इनको रोक के रखना है वहां पर, इन पर एक अट्रैक्शन फोर्स लगना चाहिए दोनों पर, और इस तभी होगा जब ये Q माइनस क्यू हो। तो इसका मतलब है कि Q को माइनस क्यू होना यह डिसाइड होता है। अब हम लोग इक्विलिब्रियम बैलेंस के लिए सेंटर का माइनस क्यू तो बैलेंस होगा, अब B पर के प्लस क्यू के चलते अट्रैक्शन फोर्स सी बी लगेगा, और माइनस क्यू पर A पर के कैपिटल क्यू के कारण अट्रैक्शन फोर्स सी ए लगेगा। ये तो बैलेंस होगा, लेकिन हम दोनों किनारे के चार्जेस में से किसी एक का बैलेंस देख लेते हैं। हम लोग आते हैं Q एट B को ही कंसीडर कर लेते हैं पॉजिटिव साइड में, इसलिए तो यहां पर कैसे निकालेंगे, FBA की वैल्यू निकालते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ Q1 Q2 दोनों, ये प्लस क्यू है, एक प्लस क्यू है, दोनों Q1 Q2 दिया जाए तो ये क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस इनके बीच का R है, ये R स्क्वायर हो जाएगा। अब निकालते हैं इस पर ये जो फोर्स लग रहा है B पर C का अट्रैक्शन फोर्स, इसको काउंट कर लेते हैं। तो B पर C का अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बटा, अब डिस्टेंस तो इसकी आधी हो गई है R/2, यहाँ R/2 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ FBC की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू बटा, ये 4 ऊपर जाएगा R स्क्वायर नीचे, इसको इक्वेशन 2 करते हैं, 1 करते हैं। अब इसके बैलेंस के लिए FBA और FBC दोनों उल्टी दिशा में होनी चाहिए और वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी जाकर बैलेंस होगा। यहाँ बराबर करके देखते हैं। FBA कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और FBC कितना है यहाँ पर, है ना, ये आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, ये 4 बटा आर स्क्वायर। यहाँ बच क्या रहा है काटने के बाद, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 4QQ, अर्थात स्मॉल क्यू इक्वल टू Q/4 आता है, चूंकि ये निगेटिव है इसको माइनस Q/4 होना चाहिए। तो मेरा आंसर बनता है, यहाँ पर आंसर दिया गया है C, और ABD नहीं होंगे, आंसर हमारा बनता है C। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान देने की जरूरत है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्जामिनेशंस में, कंपटीशन हो, जेईई मेंस हो या नीट हो या किसी स्टेट बोर्ड की 12th की परीक्षाएं हो, तो पूछे गए। इस पर बने रहिए, इसको वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगले वीडियो का इंतजार करें, वहां पर इससे आगे नेक्स्ट फिर क्वेश्चन डाले जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल बटन को जरूर दबा देंगे ताकि नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर, शेयर जरूर कर दें। थैंक यू।